नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका अग्निवीर वायु के स्पेशल वीडियो सीरीज में। मैं हूं प्रकाश और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि इनके आने की संभावना है। जिस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है वो बेसिकली किस पर बेस्ड हैं, वो बेसिकली बेस्ड होंगे अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ग्रुप वाई जो एयरफोर्स ग्रुप वाई का जो एग्जाम हुआ था ना, ग्रुप वाई का जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, उस पर ये बेसिकली बेस्ड होंगे। तो ग्रुप वाई के एग्जाम में जो जीए था वो मतलब 7 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इसमें भी 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीए के क्वेश्चंस। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स से अगर बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना चाहिए। जो भी सरकार की हाल फिलहाल में योजनाएं आई हैं, सरकारी योजना को अगर बात करें उनको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको पढ़ लेना चाहिए कि जो खेलकूद में किस तरह का भारत का प्रदर्शन रहा है खेलकूद के संदर्भ में। और एक इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आर्मी की या नेवल की जो या एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर का। और इसके अलावा अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स या नोबेल प्राइजेस, ये सब जो हाल फिलहाल में घटी हुई इस तरह से रिलेटेड घटनाएं हैं या जिन्हें अवार्ड मिला है हर फील्ड में, उनसे संबंधित सवाल आने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। तो करंट अफेयर में ये पार्ट आपको तो कवर कर ही लेना है। और स्टैटिक जीके में किस तरह से क्वेश्चंस पढ़ना है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है और वहां पे भी वही जो क्वेश्चंस बताए गए थे, यहाँ पे अलग तरह के कुछ और क्वेश्चंस बताए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो कॉमन है उनको आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि वहां सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं किस तरह के सवाल आते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। नागालैंड कैपिटल कौन सा है? दिसपुर, कोहिमा, गैंगटॉक या इम्फाल। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। देखो ये नागालैंड है, नागालैंड का ऑप्शन यहाँ पे कोहिमा है, तो कोहिमा इसका हो जाएगा सही उत्तर। जो 7 स्टेट्स हैं और जो 8 स्टेट सिक्किम, जो 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उनके कैपिटल तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत चांसेस है कि ये सवाल जो है वो पूछा जाएगा। कई बार ही पूछा जा चुका है ग्रुप वाई के एग्जाम में, तो यहाँ भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और कहाँ पे लोकेशन अगर आप याद रखोगे मैप के थ्रू तो आपको चीज़ें और आसानी से याद होती हैं। तो यहाँ पे मैप लेके आया हूँ मैं, आप देखो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी है कहाँ पे, दिसपुर में जो गुवाहाटी के पास है। और सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, शिलोंग है किसकी राजधानी, मेघालय की। त्रिपुरा की अगर राजधानी की बात करें तो ये है क्या, अगरतला। और अगर मणिपुर की राजधानी की बात करें तो ये है इम्फाल। और बात करें किसकी, मिजोरम की राजधानी की, तो वो क्या है, वो है दोस्तों ऐज़वाल, ऐज़वाल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐज़वाल। तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है और कैपिटल है, उसके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हर स्टेट के कैपिटल के नाम याद होने चाहिए और नॉर्थ ईस्ट से अक्सर सवाल पूछा जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 2 कहता है कि वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, सिक्किम में, कर्नाटका में या केरला में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। आप देखो यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, यहाँ पे बेंगलोर से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास के इलाके में ये बांदीपुर नेशनल पार्क है और पड़ता है ये कर्नाटका में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट साइट है। नेशनल पार्क का सवाल भी आते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि हर राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के भी जो टाइगर रिजर्व्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ से सब सवाल बनने के अच्छे चांसेस होते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और जो टाइगर रिजर्व्स हैं और जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था उसके बाद किस तरह से डेवलपमेंट हो, कहाँ कहाँ नेशनल पार्क नए नए खुले भी हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल। सवाल संख्या 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। इनमें से कौन से गुप्ता के रूलर, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, जो गुप्ता का साम्राज्य था, उनके कौन से जो शासक थे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये सवाल है। ऑप्शन क्या क्या, समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त 1 या डी चंद्रगुप्त 2। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने साम्राज्य का काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था। जो गुप्ता साम्राज्य उसको उन्होंने बहुत ही दूर दूर तक फैलाने की बात की थी। यहाँ पे देखो गुप्ता का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा के पास था, जो आज के प्रेजेंट डे पटना में। और यहाँ से इनका राज्य काफी मतलब आप देखो आधा इंडिया तो कवर किया ही हुआ है लगभग। और ये पाकिस्तान का इलाका था, कुछ ईरान के पास भी, और यहाँ पे अफगानिस्तान और कश्मीर का पूरा इलाका इन्होंने अच्छा खासा कवर कर रखा था।
ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर एक बहुत ही फेमस एम्पायर था और इसके बारे में अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं। गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, कहीं कहीं गुप्ता पीरियड को भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना की थी किंग गुप्ता ने, और लगभग बात करें तो ये 3rd सेंचुरी के लास्ट से, मतलब बीसी की बात, मतलब जो ईसा क्राइस्ट के बाद जो हम सेंचुरी को नापते हैं, जिससे कि 2002 है, तो 3rd सेंचुरी यानी 300 समथिंग ईस्वी से लेकर के ये लगभग 500 के अधिक ईस्वी तक ये साम्राज्य भारत में स्थापित था। ठीक है। और इसके प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ये सारे इसके प्रमुख किंग्स रहे थे। ठीक है। चंद्रगुप्त दो को अगर कहें तो इनका एक और नाम था विक्रमादित्य, और इन्हीं के जो समय में था वो कालिदास नामक कवि हुए। कालिदास के पुस्तकों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी मैंने, और उससे रिलेटेड सवाल आ चुका है ग्रुप वाई के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4 कहता है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ www इन रिलेशन टू कंप्यूटर्स। www का एक्सपेंशन मतलब फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो क्या क्या दिया है, ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, सी होल वर्ल्ड वेब, या डी वाइड वर्ल्ड। तो सही उत्तर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ए। यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो कभी कभी इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको सही कोड देख के यहाँ पे सही ऑप्शन मार्क करना है। तो यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे ए मार्क कर देंगे तो गलत हो जाता है। तो वही बात है, सही कोड को देख के आपको मार्क करना है। इस तरह कंफ्यूजन जल्दीबाजी में हो जाती है, तो जल्दीबाजी ना करें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और देखें कौन सा कोड जो सही है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर है, और कोई भी वेबसाइट की शुरुआत आप देखते होगे तो www सही होती है। आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 5 कहता है कि टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, 5 सितंबर, 15 जनवरी या 10 अगस्त। टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 15 जनवरी को या 10 अगस्त को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर ये सही उत्तर है। सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका ये जन्म तिथि है, और उन्हीं जो भारत के एक तरह से पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्मदिन को 5 सितंबर के जन्मदिन को 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही विख्यात, बहुत ही अच्छे टीचर माने जाते थे। तो अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 6 कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदवंश का, नंदवंश जिसे कहा जाता है, नंदवंश, इसकी शुरुआत कौन से राजा ने की थी। धनानंद ने की थी, शिवानंद ने की थी, सुनागनंद ने की थी, या महापद्मानंद ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, महापद्मानंद। ये कौन थे, ये नंदा डायनेस्टी के यानी कि नंदवंश के फाउंडर थे। तो नंदवंश की बात करें तो नंदवंश का जो खत्म हुआ था वो धनानंद के बाद हुआ था। धनानंद एक घमंडी शासक के रूप में जाना जाता था, और जो चाणक्य थे उनका इन्होंने अपमान किया था। चाणक्य ने भी इनसे बदला लिया और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के बाद जो है वो पाटलिपुत्र पर राज करने मौर्य वंश आया। इसी के जो अन्य जो राजा थे वो थे एक और, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक, जो कि बहुत ही फेमस किंग माने जाते हैं भारतवर्ष के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। सवाल संख्या 7 पे आते हैं। कहता है कि फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, डी एक्ट ऑफ 1935 से। तो सही उत्तर होगा इसका क्या, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारत के संविधान में वो उठाए गए हैं, जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसी में एक आर्टिकल 32 है जिसे की कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किनके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं, कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल्स बेसिकली राइट्स हैं, और ये ऐसे राइट्स हैं जो कि हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। अच्छा, उनमें से कुछ राइट्स ऐसे भी हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स जो भारत में आए हैं उन पे भी लागू होते हैं। वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये आप पढ़ें और पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन से वैसे आर्टिकल्स हैं जो कि इंडियन नागरिकों के साथ साथ जो फॉरेन नागरिक इंडिया में रह रहे हैं, जो विदेशी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं, उन पे भी वो वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से भी हमने कुछ उठाया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी उठाया है, एक्ट ऑफ 1935 से भी उठाया। बेसिकली जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर था वो एक्ट ऑफ 1935 से ही लिया गया था मोस्टली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना कहाँ से बना, क्या क्या बना है, और इसमें क्या क्या खास बातें शामिल हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए, और इन सब से सवाल बनने के भी चांसेस होते हैं।
8वां सवाल कहता है कि पंकज अडवाणी इज रिलेटेड टू विच गेम। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स या शूटिंग। ये नाम सबको पता होना चाहिए कि पंकज अडवाणी जो है वो बिलियर्ड्स से संबंधित है और काफ़ी बिलियर्ड्स के क्षेत्र में इन्होंने भारत का नाम किया है। कई सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स जीते हैं। तो पंकज अडवाणी खेलते हैं क्या? बिलियर्ड्स। 9वां सवाल कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल वार एंड पीस। वार एंड पीस नोवेल जो है उनके उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर 1 फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी अलेक्जेंडर पुश्किन या डी मिखाइल गोडबेकोव। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। ये लियो टॉल्स्टॉय। और जो फ्रांस ने इन्वेजन किया था रशिया पर, और क्या उसका या नेपोलियन का जो इरा था, जार्ज सोसाइटी मतलब जो रशिया को रूल करता था, जार्ज सोसाइटी ये कहाँ से थे? रशिया से थे। तो जार्ज सोसाइटी उस वक्त जो थी रशिया को रूल करती थी। वहाँ के जो किंग थे वो जाड़ कहलाते थे। और वहाँ पे किस तरह से फ्रेंच इन्वेजन का फ्रांस ने वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ा था, उस पर उनकी ये वार एंड पीस जो थी नोवेल बेस्ड थी। लियो टॉल्स्टॉय की बात करा तो 9 सितंबर 1828 को उनका जन्म हुआ था और 20 नवंबर 1910 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी भी लियो टॉल्स्टॉय के बहुत प्रशंसक रहे थे। और टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है वो गांधी जी ने शुरू किया था कहाँ पे? टॉल्स्टॉय फॉर्म जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। साउथ अफ्रीका में ही जो उनका आश्रम था उसका नाम था टॉल्स्टॉय फॉर्म। तो ये भी कई बार सवालों में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 10 पे। कहता है कि कोलार गोल्डफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कोलार गोल्डफील्ड सुन के आपको ये जो वहाँ से वो याद आते होंगे KGF, रॉकी भाई। तो ये कोलार गोल्डफील्ड कहाँ स्थित है, ये सवाल है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में या डी कर्नाटका में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में स्थित है। तो देखो, तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है वो कहाँ पे? कर्नाटका में। और ये गोल्ड का एक बहुत बड़ा खदान है यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड का खदान है। और बेसिकली यहाँ पे जो आप देखोगे तो ढेर सारा सोना जो है वो एक्चुअली में पाया गया था किसी ज़माने में। और अभी भी मतलब वहाँ पे गोल्ड माइंस में जो खदानें हैं वहाँ पे जो गोल्ड की जो भारत तो समृद्ध माना जाता है गोल्ड में, तो उसमें KGF का भी एक अच्छा खासा योगदान रहा है। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 11 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। भारतीय संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1950। सबको पता होगा कि ये उत्तर है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम गणतंत्र हो गए थे, हम रिपब्लिक हो गए थे। रिपब्लिक ऐसे हो गए थे क्योंकि हमने अपना जो संविधान है उसे अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और ये संविधान का प्रीएम्बल आपको दिख रहा होगा। प्रीएम्बल की फोटो मैंने लगाई यहाँ पे क्योंकि प्रीएम्बल सवाल कई सारे बनने के चांसेस होते हैं। जो प्रीएम्बल में यूज होने वाले टर्म है सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे टर्म्स यूज होते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे इसमें प्रीएम्बल में एक डेट दिया हुआ है 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ये बन के तैयार हो गया था, फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया था कि अब यही है, इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को भी जो एक इंपॉर्टेंट डे होता है, इसे कहते हैं हम क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। और 26 जनवरी को एक डेट चुना गया था, इसका भी कहानी है क्योंकि 26 जनवरी 1931 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें क्या कहा था कि 26 जनवरी 1930 जो है हमारा क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। इस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल संख्या 12 पे आते हैं। कहता है कि थॉमस कप एसोसिएटेड विद, थॉमस कप का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस या बैडमिंटन से? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि भारत ने ही जो है थॉमस कप 2022 का जीता है, इंडोनेशिया को हराया हुआ है। अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक बार थॉमस कप किसने जीता है, तो इंडोनेशिया ने ही जीता है, ठीक है। बैडमिंटन का ये बहुत ही लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बैडमिंटन होता है, इसमें जो देश होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप टेनिस और बैडमिंटन के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप देखते होंगे कि जो खिलाड़ी होते हैं वो खुद को बेसिकली रिप्रेजेंट करते रहते हैं। बट जो थॉमस कप होता है बैडमिंटन का और जो डेविस कप होता है टेनिस का, इसमें क्या होता है कि जो देश होते हैं वो एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरह से वर्ल्ड कप टाइप का ये होता है। तो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होता है थॉमस कप और इंडिया ने ये थॉमस कप जीता है। और ये थॉमस कप कहाँ हुआ था ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। सवाल संख्या 13 कहता है कि ही वाज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। फर्स्ट फीमेल कौन थे जो गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट बनी थी? सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या डी एनी बेसेंट? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। और ये यूनाइटेड प्रोविंस है, वहाँ की ये पहली गवर्नर बनी थी, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 14 कहता है कि इन विच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट डज रानी रामपाल रिप्रेजेंट इंडिया। रानी रामपाल जो है वो कौन से खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? साइकिलिंग में, रेसलिंग में, हॉकी में या जूडो में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। तो उम्दा प्रदर्शन रहा था भारतीय हॉकी टीम का पिछले ओलंपिक गेम्स में और उस टीम की ये कैप्टन थी रानी रामपाल। और भारत ने इस ओलंपिक में बेसिकली कहें तो पदक से थोड़ा सा चूक गए थे और चौथे स्थान पर आए थे वुमेन्स टीम में। और मेंस टीम ने हमारी हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 15 पे। ये कहता है कि कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। कोणार्क टेम्पल काफी फेमस है, उड़ीसा का सन टेम्पल है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। तो सवाल ये कि किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अनंतवर्णम शुद्धगंगदेवा, बी है नरसिम्हदेवा, सी है अंगा भीमदेवा या डी है भानुदेवा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हदेवा 1। तो इन्होंने बनवाया था कोणार्क टेम्पल को। तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। कोणार्क टेम्पल बेसिकली क्या है? सन टेम्पल है, यानी यहाँ पे सन की पूजा होती है। 1250 ईस्वी में लगभग आसपास इसे बनाया गया था। तो ये थे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस या इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बताऊँ ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बस यही क्वेश्चंस आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं कर सकता है। तो इन क्वेश्चंस के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, मतलब ये तो पढ़ ही के जाओ। इसके अलावा आप और भी रिवीजन कर सकते हैं और भी चीज़ों से पढ़ सकते हैं। जो करंट अफेयर की जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर की हमारी वीडियोस आती है, वहाँ से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। या क्विजेज करंट अफेयर्स की जो आती हैं वहाँ से आप क्विजेज दोगे तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर जाओ और क्विजेज को जरूर अटेम्प्ट करो करंट अफेयर्स की, से आपको डेली करंट अफेयर का जो प्रैक्टिस है वो बनता रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर को वहाँ पे आप अन्य तरीकों से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर रहता है, स्टेट मतलब करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि स्पोर्ट्स का एक करंट अफेयर का सेक्शन बना हुआ होता है। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप स्पोर्ट्स के साथ साथ जो अवार्ड्स का सेक्शन होता है या नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज, सारे सेक्शंस वाइज बटे हुए होते हैं। तो वहाँ से आप करंट अफेयर को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए 15 क्वेश्चंस के साथ और जानेंगे कि क्या क्या और तरह के सवाल हमें पढ़ लेने चाहिए, किस तरह से और चीज़ों को डिस्कस करके रखना चाहिए। तो समाप्त करते इसके वीडियो को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका फ़ायदा मिले। और समाप्त करते हैं। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिट रहिए क्योंकि उसकी आवश्यकता है और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।